पर अपने मैजिक से लेके आया होता है। यकीन नहीं होता, मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी भी नहीं देखा। एंड तभी हम देखते हैं कहूना एक आदमी को देखती है जो कि गाना गा रहा होता है, लेकिन इस बेचारी की तो आवाज ही चली गई होती है, जिसकी वजह से अब ये खुद गाना कभी भी नहीं गा सकती। एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अरे हाँ, याद आया। एंड तभी आस्था क्वीन ऑफ विचेस की एक हीलिंग पोशन खोलता है जो इन दोनों को एकदम ठीक कर देती है। ब्लू का पैर वापस से ठीक हो जाता है एंड कहूना की आवाज फिर से वापस आ जाती है। एंड कहूना को यकीन नहीं होता कि उसकी आवाज वापस आ गई। एंड ये दोनों के दोनों खुशी के मारे रोने लगते हैं। एंड भाई जो कहो, हमारे आस्था भाई है बहुत अच्छे। एंड तब ये कहूना गाना गाना शुरू कर देती है एंड सारे के सारे लोग इसको घेर लेते हैं एंड इसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग साथ में घूमने लगते हैं। एंड आज कहूना का प्लान होता है कि वो कुछ भी करके आस्था और नोएल को मिलाएगी। मतलब समझ रहे हो ना। एंड कहूना जानबूझ के आस्था से चिपक चिपक के चलने लगती है ताकि नोएल को जलन हो और वो आस्था को बता दे कि वो आस्था को पसंद करती है। लेकिन नोएल तो उल्टा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एंड कहूना क्योंकि उसकी दोस्त को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब वो आगे ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए कहूना का ये प्लान तो फेल हो जाता है। उसके बाद कहूना आस्था और नोएल को एक हॉन्टेड हाउस में भेजती है क्योंकि इसे लगा था कि जैसे ही इन लोगों के सामने भूत आएंगे ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन जैसे इन दोनों के सामने भूत आते हैं ये दोनों के दोनों पागल हो जाते हैं। नोएल तो पूरा का पूरा हॉन्टेड हाउस ही तबाह करने लगती है एंड ये भूत किसी तरह आस्था से अपनी जान बचा के भागता है। एंड कहूना का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। एंड फिर ये चारों ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक बच्ची दिखती है जो इस फेस्टिवल में खो गई थी और जोर जोर से रो रही होती है। लेकिन क्योंकि ये बेचारी बच्ची एक कॉमनर थी और गरीब थी, इसीलिए इसकी मदद करने कोई भी नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी नोएल इस बच्ची के पास की मदद करने कोई भी नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी नोएल इस बच्ची के पास आती है और इसको चुप कराने लगती है। आस्था करतब करने लगता है, कहूना गाना गाने लगती है एंड ब्लू डांस करने लगता है, जिससे ना तो सिर्फ ये बच्ची चुप हो जाती है और इन लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से इस बच्ची को इसकी मम्मी वापस से मिल जाती है। एंड इसकी मम्मी इन सबको थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी इसकी मम्मी को नोएल का बैज दिखता है। अरे आप तो रॉयल सिल्वर फैमिली की मेंबर नोएल सिल्वा है, जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा बड़े रॉयल फैमिली की मेंबर इस कॉमनर की मदद क्यों कर रही है। जिस पे नोएल इन सबसे कहती है, ध्यान से सुनो तुम लोग, भले ही हम रॉयल्स और अमीर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉमनर्स को अपने से नीचे देखें। हमारी तरह कॉमनर्स भी एक इंसान है जिनके पास हमारी तरह जीने का और मजे करने का हक है। जिसको सुन के ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं एंड ये बच्ची तो भाई नोएल की फैन हो जाती है। एंड कहूना सही मौके का फायदा उठा के आस्था से पूछती है, आस्था तुम्हें नोएल कैसी लगती है। जिस पे आस्था बोलता है, हाँ नोएल नोएल मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस पे नोएल शर्म के मारे लाल हो जाती है एंड आस्था को हवा में उड़ा देती है। ये क्या बोल रहे हो तुम गधे। एंड मैग्मा आस्था के ऊपर ही पटाखा फोड़ देता है। हाँ, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों के दोनों एक नंबर के बुद्धू हैं। एंड हमारे आस्था भाई कहीं एकदम दूर जाके गिरते हैं। एंड जब आस्था उठता है तो देखता है यामी सर और उसके राइवल कैप्टन जैक की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वो असली वाली लड़ाई नहीं, इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा होता है कि कौन ज्यादा खाना बेचेगा। एंड यामी सर की मदद आस्था करने लगता है और कैप्टन जैक की सिक्के। ये मैं कहाँ फंस गया। क्या बोला तुमने। आओ आओ मीट खाओ। यहाँ आइए आप सब और यामी सर की टेस्टी टेस्टी स्क्विड्स खाइए। ओए आस्था जल्दी किसी कस्टमर को बुलाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड असल में आस्था और यूनो की तरह कैप्टन जैक और यामी सर एक दूसरे के राइवल्स होते हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम्हारा सड़ा हुआ मीट कौन खाएगा जैक। खे तुम्हारे स्क्विड को जो खाएगा वो तो सीधे भगवान के पास जाएगा यामी। ज्यादा बोलो मत वरना तुम्हें ही भगवान के पास भेज दूंगा मैं। खे आओ फिर देख ही लेते हैं कौन किसको भगवान के पास भेजेगा बुड्ढे। एंड भाई ये दोनों के दोनों असलियत में लड़ने के लिए आ जाते हैं। एंड यामी सर तो कैप्टन जैक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायमेंशन स्लैश यूज करने वाले होते हैं, लेकिन वो तो सही टाइम पर विजर्ड किंग आ जाते हैं जो इन दोनों को रोक देते हैं, फिर इन दोनों को डांटते हैं। एंड फिर मार्क्स विजर्ड किंग को डांटता है क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट करने का टाइम आ गया था। एंड फिर ये सारे के सारे लोग वापस से फेस्टिवल में लौट जाते हैं। यार तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, भाड़ में जाओ। एंड यामी सर आस्था को उड़ाकर फेंक देते हैं। एंड अब जब आस्था दूर जाकर गिरता है तो वो देखता है बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। एंड असल में इतनी ज्यादा भीड़ सिर्फ कैप्टन शार्लेट को देखने के लिए लगी होती है, जो कि आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। एंड कैप्टन शार्लेट तो तुम लोगों को याद ही होंगी भाई, जो हमारे यामी सर के पीछे एकदम पागल है, लेकिन ये भी बिल्कुल नोएल की तरह बहुत ज्यादा शर्मीली होती है। तुम सारे के सारे ठरकी आदमियों भागो यहाँ से वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, चुपचाप भागो यहाँ से। मेरी
दीदी को कोई भी आदमी नहीं देख सकता। ओ पता नहीं यामी कहाँ पर होगा, कहीं वो मुझे मेरी इस ड्रेस में ना देख ले। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन यामी आ जाते हैं जो शार्लेट को देखकर हंसने लगते हैं। तुम पे ये कपड़ा सूट नहीं कर रहा शार्लेट, तुम तो सर्कस की डांसर लग रही हो। अपने काम से मतलब रखो गंदे आदमी। ए ब्लैक बुल्स के कैप्टन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से ऐसे बात करने की? ये यामी हमेशा ऐसे क्यों करता है? आखिर यही क्यों था जिससे मैंने प्यार कर लिया? एंड फिर हम कैप्टन शार्लेट के पास्ट को देखते हैं। असल में शार्लेट को एक श्राप मिला होता है कि अगर शार्लेट को अपने 18th बर्थडे तक किसी भी आदमी से प्यार नहीं हुआ तो शार्लेट की पावर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, जिससे शार्लेट ना तो सिर्फ पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देगी बल्कि वो खुद भी मारी जाएगी। बहुत सारे लड़के शार्लेट से शादी करना चाहते थे एंड इसको प्रपोज करते थे, लेकिन शार्लेट को इससे कमजोर लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। एंड शार्लेट या तो सारे लड़कों को भगा देती थी या फिर ये लड़के खुद ही इसके पास डर के मारे नहीं आते थे। एंड फिर दिन आ जाता है कैप्टन शार्लेट के 18th बर्थडे का। एंड क्योंकि शार्लेट को किसी भी आदमी से प्यार नहीं हुआ था तो उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है एंड शार्लेट की मैजिकल पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है एंड उसकी वाइन्स पूरे शहर में फैलने लगती है। एंड शार्लेट कुछ भी करके अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एंड शार्लेट गिव अप कर देती है। वो सोचने लगती है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती और अब उसका मरना पक्का है, क्योंकि इन वाइन्स के रहते अब उसके पास तक कोई आ ही नहीं सकता उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी शार्लेट को किसी की आवाज आती है जो शार्लेट की वाइन्स को काटते काटते उसके पास आ रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन यामी होते हैं। एंड शार्लेट को यकीन नहीं होता कि आखिर ये मेरी वाइन्स को कैसे काट सकता है। ओए शार्लेट, ये क्या कर रही हो तुमने मेरी चाय क्यों गिरा दी? यामी सुके हीरो, ये यहाँ क्यों आया है? ये मेरी मदद करने तो पक्का नहीं आया है। देखो शार्लेट, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा यकीन करो, हर किसी की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे किसी न किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो शर्माओ मत और बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। एंड उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे कैप्टन शार्लेट को हमारे यामी सर से प्यार हो जाता है एंड शार्लेट का कर्ज उसी समय खत्म हो जाता है। अरे वाह, शायद तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे चाय के पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। आखिर मैं क्या करूँ, मैं इस आदमी से अपने प्यार को खत्म भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पर वेनेसा आ जाती है एंड वेनेसा को कैप्टन शार्लेट बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि ये जानती है कि शार्लेट कैप्टन यामी से प्यार करती है। एंड क्योंकि शार्लेट आज बहुत सुंदर लग रही होती है इसलिए वेनेसा को बहुत गुस्सा लगती है एंड वो शार्लेट से कहती है तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, मेरी दीदी कभी भी किसी चैलेंज में नहीं हारती। कैप्टन यामी, आपको वो लड़कियाँ पसंद है ना जो पीती है? हाँ शायद। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ ये देखने के लिए कि कौन बिना टल्ली